नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसका 7वां लेक्चर करेंगे और एक आवश्यक सूचना बता दूँ, जो हमारे इतिहास अर्थात उत्तर प्रदेश के इतिहास की क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें लगभग 2 से 3 दिनों तक इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है क्योंकि उसकी स्लाइड बन रही हैं और जैसे हम पढ़ाते हैं दरअसल एक कोई टॉपिक लिया उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो वो क्वेश्चंस को हम अभी सेट कर रहे हैं और जैसे ही पूरी प्रॉपर स्लाइड्स बन जाती हैं, उसके बाद ही उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन श्रृंखला का आज ये हमारा अगला लेक्चर है। इसमें दरअसल हमने पहली स्लाइड में कुछ चीज़ें दी हैं, जिन्हें आप लोग अ, अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा या फिर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। जैसे जनरल इंजीनियरिंग कंपनी ये कहाँ है? ये नैनी प्रयागराज में। दरअसल ये चीजें पूछी जाती हैं अपने एग्जाम में। पेंटिंग उद्योग कहाँ है? ये कहाँ का ज्यादा फेमस है? ब्लैक पॉटरी उद्योग, सुरमा उद्योग, जूट कारखाना, है ना? अफीम कारखाना ये कहाँ है? गाजीपुर में है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब की गई? गौर से देखो इसको। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? 1975। लेकिन इसमें कुछ चीजें और हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? जरा इनको देख लेते हैं। दरअसल 1975 1975 में ही 1975 में ही उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की भी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1975 में ही उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की भी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ अगर हम आपसे पूछें कि बताओ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फिल्में किस भाषा की बनती हैं? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो फिल्में हैं वो भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, भोजपुरी भाषा से। ठीक है? और यूपी यानी उत्तर प्रदेश की छोटी फिल्म सिटी छोटी फिल्म सिटी ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नोएडा को। बात समझ पा रहे हो आप? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जरा बताओ, उत्तर प्रदेश में पहली फिल्म नीति कब आई थी? उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म नीति ये कब आई? ये आई है 1900। ये कहाँ कर्सर चला गया? 1999। ठीक है? अब एक नीति आई है ठीक 2 साल बाद इसके, 2001 में। 2001 में एक उत्तर प्रदेश की दूसरी फिल्म नीति आई। फिल्म नीति इसके तहत क्या किया गया है? इसके तहत किया ये गया है कि फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। यानी ये याद रखिएगा, कौन सी नीति के तहत यानी कौन सी फिल्म नीति के तहत उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अ, फिल्म विकास परिषद फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। तो आंसर क्या होगा? हाँ, सन 2001। ठीक है? अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है अपने एग्जाम में। और आपने नाम सुना है कि देश की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? बता सकते हो? देश की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ठीक है? और ये 1931 में आई थी। इसके निर्देशक का नाम बताइए जरा। इसके जो निर्देशक हैं इनका नाम है बीपी मिश्रा। क्या इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है? हाँ, ये हैं देवरिया से। और ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? पहले क्वेश्चन में देखो जरा, लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1975 1975 में। 1975 में ही एक और हुआ कुछ। किसकी स्थापना हुई? उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की भी स्थापना 1975 में ही हुई थी। और उत्तर प्रदेश की छोटी फिल्म सिटी ये किसे कहा जाता है? दरअसल नोएडा को। पहली फिल्म नीति कब आई उत्तर प्रदेश की? 1999 यानी कि 1999। 2001 में जब
एक उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति आई, तो उस फिल्म नीति के तहत उत्तर प्रदेश विकास फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। पहली जो बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो उसके निर्देशक थे, इनका संबंध अपने उत्तर प्रदेश से है, अर्थात देवरिया से। ठीक है। अब आ जाओ इसके मैप में, देखो जरा लखनऊ है कहाँ। लोकेशन देखो, ये रहा कानपुर नगर, उन्नाव, और ये है आपका लखनऊ। पॉइंटर देखो कहाँ चल रहा है, और वो पूरा का पूरा एरिया लखनऊ है। लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबी शहर, है ना। तो अब ये देखो, ये जो लखनऊ है, ये हमारी राजधानी कब बना? उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ पूर्णतः कब बना? क्या बता सकते हो? 1935, 1935। 1935 में इसको पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। दरअसल 1922 में इसे आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था। और लखनऊ में एक चीज और है याद करने लायक, एक झील है जिसका नाम है करेला व करेला व इतौजा, इतौजा झील। ये भी कहाँ है? ये भी है लखनऊ। क्लियर है। लखनऊ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपसे जब हम यूपी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। लखनऊ के एक नवाब रहे हैं, क्या नाम है इनका? इन साहब का नाम है आसफ उद दौला। आसफ उद दौला। हालांकि राइटिंग आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं भली भांति समझ रहा हूँ। नवाब आसफ उद दौला, ठीक है। नवाब आसफ उद दौला के बारे में चर्चा ये है कि इन जनाब ने, जो उस समय अवध था, अवध की राजधानी, अवध की राजधानी फैजाबाद से, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी थी, स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि किस अवध नवाब के शासनकाल में लखनऊ राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करी गई थी। ठीक है। और लखनऊ में अगर आधुनिक काल में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर है एक नेशनल नेशनल बॉटेनिकल बॉटेनिकल गार्डन। ये कहाँ है? यही है, लखनऊ में ही है। और ये बताइए जरा, सेंट्रल सेंट्रल ड्रग सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये सबको पता होगा। ठीक है। ये भी लखनऊ में ही है। और लखनऊ में एक मंजिल है जिसे बोलते हैं छतर मंजिल, छतर मंजिल। ये छतर मंजिल कहाँ है? इसको मैं पिछले लेक्चर्स में कई बार दोहरा चुका हूँ, आपको अब तक याद भी हो गया होगा, है ना। छतर मंजिल का दरअसल निर्माण किसने किया था, आपसे ये पूछा जा सकता है। निर्माण, इसका निर्माण किया था नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन हैदर। ठीक है। यहां तक क्लियर है। और एक चीज लखनऊ से याद रखो, ये इनका नाम है संत शाह मीना, संत शाह मीना की मजार। ये कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। तो ये कई सारी जानकारियां हैं, हालांकि अगर हम और चीजें डिटेल में बताना शुरू करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, 2 नंबर। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है? पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो अपना नोट कर लो, आगरा में। ठीक है। ये 4 जिले लिखे हैं, अब मुझे इनके ओडीओपी बताओ जरा। मैंने लिखा प्रयागराज, फिर लिखा मैंने कानपुर, ठीक है। इसके बाद लिखा आगरा, और लिखा मैंने सहारनपुर। ठीक है। मुझे इनके ओडीओपी बताइए, और केवल एमएसएमई डिपार्टमेंट ऑफ यूपी के अनुसार नहीं, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार भी बताना है। एमएसएमई डिपार्टमेंट के अनुसार ओडीओपी बताइए प्रयागराज का, और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार ओडीओपी बताइएगा, बंद कर दें। तो यहां से देखो जरा, प्रयागराज का ओडीओपी यानी एमएसएमई डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अनुसार है, इसका आंसर होगा मूंज उत्पाद। ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार ओडीओपी क्या होगा? इसका होगा गुआवा बेस्ड प्रोडक्ट। क्लियर है।
कानपुर का बताइएगा जरा, कानपुर का ओडीओपी क्या है एमएसएमई डिपार्टमेंट ऑफ यूपी के अनुसार? ये है चमड़ा उत्पाद, यानी कि चमड़ा उद्योग, चमड़ा उत्पाद, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग के अनुसार यहाँ पर आपने नाम सुना होगा बेकरी उद्योग का, बेकरी बेस्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है बात? अब जरा देखो यहाँ आगरा का ओडीओपी एमएसएमई डिपार्टमेंट ऑफ यूपी के अनुसार क्या है? यहाँ का भी है चमड़ा उत्पाद, और आगरा का फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार ओडीओपी है पेठा। ये मैंने कई बार डिस्कस किया है, अगर शायद आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो ये चीजें आपको याद भी हो गई होंगी। सहारनपुर का उत्तर प्रदेश के अनुसार क्या है? ये है काष्ठ कला, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार क्या है? यहाँ का है शहद, शहद। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, ये रहा आगरा, और इसका आंसर होगा पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा में, ठीक है। अब आगरे को जरा मैप में देखो आप, ये है आपका आगरा, इसकी लोकेशन देखो, और आगरा से संबंधित कुछ तथ्य बताइए मुझे। ये आपको दिख रहा है? ये है आगरा, ठीक है। आगरा में एक हवाई अड्डा है जिसे कहते हैं खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा। ये भी मैंने पुरानी पुरानी लेक्चर्स में डिस्कस किया है, और अगर गंभीरता से आप देख रहे हो तो फिर ये भी याद हो चुका होगा आपको, ठीक है। बताइए, यहाँ मेला एक लगता है बटेश्वर मेला, ये किसके लिए फेमस है? पशु के लिए। यहाँ पर एक मेला लगता है नवरात्रि, नवरात्रि और गणगौर मेला, ये भी कहाँ लगते हैं? यहीं पर एक मेला लगता है यहाँ पर, एक मिनट, एक मेला यहाँ लगता है कैलाश मेला, ठीक। ये भी कहाँ लगता है? आगरा में ही लगता है। दरअसल आगरा में और क्या क्या हुआ, आगरा में कई सारे लोगों का जन्म हुआ है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ? ये हम जन्म लिख रहे हैं, तो अबुल फजल साहब का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में। शेख फैजी साहब का जन्म कहाँ हुआ? ये भी आगरा में हुआ। मिर्जा गालिब साहब का जन्म कहाँ हुआ? मिर्जा गालिब साहब से तो आप परिचित होंगे, है ना, अगर नवयुवक है तो। खैर, तो ये सारे के सारे आप याद रखिएगा, इनके जन्म कहाँ हुए? हाँ, इनके जन्म हुए आगरा। तो ये आगरा से संबंधित है। खिरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। नवरात्रि गणगौर मेला आगरा। कैलाश मेला आगरा, ठीक है। राम बारात उत्सव आगरा। ये कई सारे फैक्चुअल डेटा हैं, अभी फिलहाल इनको फिर कभी लेक्चर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी है, कौन सा जिला है ये? ये है फुर्सतगंज में, और फुर्सतगंज है अमेठी, ठीक है, अमेठी में है। तो अमेठी में और क्या क्या है, जरा देख लो एक बार, एक नजर डाल लेते हैं। जायसी स्मारक, ये कहाँ है? अमेठी में है। और एक आश्रम है, इसका नाम है टीकर माफी, टीकर माफी आश्रम, ये भी कहाँ है? ये भी है अमेठी में। जरा ये जो चार जिले दिए हैं ना, मुझे इन चार जिलों से संबंधित कुछ बातें बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोनभद्र का ओडीओपी क्या है? ओडीओपी एमएसएमई के अनुसार। और फिर हमें बताओ ओडीओपी फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार, ठीक। आप इनको केवल सुनते भी जाएंगे तो भी याद हो जाएगा। सोनभद्र का कालीन है, और यहाँ का ओडीओपी फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार क्या है? टोमेटो, यानी टमाटर आधारित उत्पाद, टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सोनभद्र के बाद आ जाओ मिर्जापुर में, दूसरा ऑप्शन दिया है मिर्जापुर। मिर्जापुर में ओडीओपी क्या है? यहाँ भी है कालीन, ठीक है। और यहाँ का भी जो ओडीओपी बेस्ड प्रोडक्ट है, ये भी है फूड प्रोसेसिंग वाला प्रोडक्ट, ये है टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? फिर आओ बागपत में, बागपत का ओडीओपी क्या है? ये है होम फर्निशिंग, यानी कि घरेलू, घरेलू सजावटी के सामान, घरेलू सजावटी के सामान। और इसका फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार क्या है ओडीओपी? इसका है गुड़। एक जिला और दिया है आपको, अमेठी।
अमेठी का ओडीओपी क्या है? मूंज उत्पाद। मूंज उत्पाद। दरअसल मूंज को सरपत भी कई क्षेत्रीय जगहों पर कहा जाता है। और इसका जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एक जिला एक उत्पाद है, वो है आंवला आधारित आधारित उत्पाद। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब जरा देखो, सोनभद्र और मिर्जापुर ये जो दो जिले दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारा खनिज पाया जाता है। ये रहा आपका सोनभद्र, ये है आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर और ये है आपका सोनभद्र। ठीक है। अब यहाँ देखो पाया क्या क्या जाता है, ये चीजें आपको याद ही करनी है, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद करनी है। ठीक है। यहाँ देखो जरा, सोनभद्र में सोनभद्र में एक तो एक खनिज है पाइराइट्स। पाइराइट्स ये सोनभद्र में पाया जाता है। एक है सिल्ली मेनाइट, ये भी कहाँ है? सिल्ली मेनाइट ये भी सोनभद्र में है। मिर्जापुर में बता सकते हो? मिर्जापुर में कोई खनिज? मिर्जापुर में कैल्साइट, ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। दरअसल लगे हाथों एक ललितपुर को भी देख लेते हैं, ये भी काफी पूछा जाता है। ललितपुर, ललितपुर है कहाँ? ये है ललितपुर। ठीक है। और ललितपुर में आप देखोगे यहाँ पर प्लेटिनम बहुत मात्रा में तो नहीं है, लेकिन ललितपुर में प्लेटिनम पाया जाता है। ललितपुर में प्लेटिनम है। और यहाँ पर क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? वो यही है ललितपुर। यहाँ पर तांबा भी पाया जाता है, लेकिन तांबे का एक खास क्षेत्र है ललितपुर में, वो क्षेत्र पूछा जाता है। और उस क्षेत्र का नाम है सोनराई। सोनराई क्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा कि ललितपुर का सोनराई क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा तांबा। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आओ। चौथा कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दादरी ताप विद्युत परियोजना है? तो ये भी हमने पुराने वीडियोस में चर्चा इसकी की थी, दादरी ताप विद्युत परियोजना, और ये है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। दरअसल यहाँ देखो, कुछ ताप विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं। इसमें हेडिंग डालो। दरअसल यहाँ अलग अलग पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना कौन सी है, ऑप्शन दे देगा। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जो गैस पर आधारित है, ऑप्शन दे देगा। अब आपसे पूछेगा, तो इस पे जरा अलग अलग स्लाइड बना के लिख लो। कोयले पर आधारित कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना कौन कौन सी हैं? तो एक तरफ लिख लो परियोजना और एक तरफ लिख लो जिले। आरओ यारो वाले विशेष ध्यान दें, यहां से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। परियोजना में कौन सी आ गई? एक लिख लो आप सिंगरौली। ये किस पर आधारित है? सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना ये किस पर आधारित है? कोयले पर, याद रखिएगा। और है कहाँ? है सोनभद्र में। ठीक है। एक और लिख लो, रिहंद ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? कोयले पर। है कहाँ? तो है ये सोनभद्र में। ठीक है। और एक नाम सुना होगा आपने, ऊंचाहार। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, या इसी को फिरोज गांधी ताप विद्युत परियोजना भी कह देते हैं। ये है कहाँ? ये है राय बरेली में। इस पर आधारित है, गैस या कोयला? तो कोयला। एक परियोजना है टांडा, टांडा ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ है? ये है अंबेडकर अंबेडकर नगर। ठीक है। किस पर आधारित है? कोयले पर। अब जरा कुछ ताप विद्युत परियोजनाएं हैं जो गैस पर आधारित है, इनको देख लेते हैं। गैस पर आधारित ताप विद्युत परियोजना, यहाँ एक कॉलम बना लो। एक तरफ लिख लो परियोजना, परियोजना, और एक तरफ लिख लो जिला। ठीक है। परियोजना में इसमें लिखो जरा औरैया। औरैया, ये औरैया जिले में ही है और ये आधारित है गैस पर। एक परियोजना है दादरी, ये कहाँ है? ये है गौतम
बुद्ध नगर में। ठीक है। और ये भी किस पर आधारित है? गैस पर। अब जैसे उसने चार ऑप्शन दे दिए, बोला कि गैस पर आधारित ताप विद्युत परियोजना बताओ। एक दे दिया सिंगरौली, रीगंद, ऊंचाहार, और एक आपको डाल दिया दादरी। आप बताओ क्या बताओगे? तो ऐसे प्रश्न बना लेता है। ठीक है, इनके जिले और इनके, हाँ, किस पर आधारित ये। तो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो। आगे हमें मिला मैप। इस मैप में जरा इनकी लोकेशंस देखते हैं। कौन सी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो लिख लो जरा। पीछे ताप विद्युत परियोजनाएं देखी थी, और लगभग आपको क्षेत्र भी पता है। अब इसमें आप देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। कुछ परियोजनाएं हैं जो यहाँ के जिलों के नाम से संबंधित नहीं है, तो वो अलग से अगर वो हिट होंगी हमारे दिमाग में, तो वो जल्दी जल्दी याद नहीं आती हैं। तो इनको जरा लोकेशन इनकी देख लेते हैं। जैसे अगर हम पूछें, एक ये जगह है ललितपुर, और ललितपुर में एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है माता टीला जल विद्युत ग्रह। ये कहाँ है? ललितपुर में। किस नदी पर है? माता टीला, बेतवा नदी पर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जरा आपको झांसी दिख रहा है? ये, यहाँ पर भी एक जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर कौन सी है बता सकते हो? हाँ, यहाँ पर है शीतला जल विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना, ठीक है। आपको सोनभद्र भी दिख रहा होगा इसके ठीक बगल में। ये रहा सोनभद्र। सोनभद्र में भी एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है ओबरा। ओबरा जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र, ठीक है। और ये किस नदी पर है बता सकते हो? ओबरा जल विद्युत केंद्र, ये है रिहंद पर। और एक सबसे उत्तरी जिला है हमारा सहारनपुर। ये है सहारनपुर। सहारनपुर में एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? सहारनपुर में देखो, मैं भूल रहा हूँ। अ, खारा, हाँ, खारा जल विद्युत केंद्र, ठीक है। खारा जल विद्युत केंद्र, ये कहाँ है? सहारनपुर में। और ये किस नदी पर है? ये है यमुना नदी पर। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है। एक तरफ जल विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ उसका जिला देके आपसे मैच कराने के लिए पूछ सकता है। एक तरफ जल विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ उनकी नदियां देके आपसे मैच कराने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। पांचवा है, कह रहा है राज्य सूचना विभाग किस नाम से उर्दू अदब मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है? तो उर्दू अदब मासिक पत्रिका का प्रकाशन राज्य सरकार करता है नया दौर के नाम से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये भी पूछ लेता है, कभी कभी कुछ उर्दू पत्रिकाएं दे देगा और उनसे पूछेगा कि भाई ये उर्दू पत्रिका किस स्पेसिफिक जगह से निकलती है। तो देख लेते हैं कुछ। जैसे पहला पहला जरा पॉइंट लिखो। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार ये कौन सा था बता सकते हो? उत्तर प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार ये था सरदल अखबार। अखबार कहाँ से निकला, यानी कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ आगरा से। कौन, किसने प्रकाशित किया? तो आगरा जो कॉलेज है, आगरा कॉलेज के एक प्रोफेसर थे सीफेंग, उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। तो इनका नाम ही अगर पूछा गया तो पूछा जाएगा सी फैंक। इन्होंने इसका प्रकाशन किया था, और किया था 1846 में। यहां तक बात क्लियर है? एक अखबार और लिख लो लगे हाथों। इसका नाम है असदुल, असदुल अखबार। ठीक है। असदुल अखबार, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? इसका प्रकाशन भी आगरा से हुआ। और इसे किसने किया प्रकाशन? तो एक शख्स है, इनका नाम है कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, इन्होंने इसका प्रकाशन किया, और ये दरअसल साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है। और कुछ लोकेशंस देखो जरा मैप में। आपको लखनऊ दिखेगा, कानपुर, उन्नाव, और ये रहा आपका लखनऊ।
लखनऊ से भी एक उर्दू अखबार निकला है। इसका नाम है कौमी आवाज। कौमी आवाज। ठीक। इसका प्रकाशन लखनऊ से हुआ और इसके प्रकाशन के लिए दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। एक तो थे नेहरू साहब। ये मोतीलाल वाले नहीं है, ये है जवाहरलाल वाले नेहरू साहब। तो जवाहरलाल नेहरू और एक शख्स हैं, ये इनको पहले मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई थी। शायद आपने नाम सुना हो। अ, इनका नाम है रफी मोहम्मद। मोहम्मद नहीं है, रफी अहमद है। रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। ठीक है। तो इन दोनों के प्रयासों से कौमी आवाज नाम का उर्दू अखबार, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था लखनऊ से। ठीक है। ये है हमारा मुरादाबाद। कहाँ दिख रहा है? ये रहा मुरादाबाद। मुरादाबाद। मुरादाबाद से भी एक उर्दू अखबार निकलता है, इसका नाम है रहनुमा। ये भी याद रखिएगा, मैच में आ सकता है। एक तरफ उर्दू अखबार दे दिया, एक तरफ जिले दे दिए, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये रहा मेरठ। मेरठ। मेरठ में भी एक उर्दू अखबार निकला है, इसका नाम है तौहीद। तौहीद। ये निकाला किसने है? ये निकाला है हसन निजामी ने। हालांकि इनके नाम नहीं पूछता है, बस इनके जिले से मैच कराता है। हसन निजामी। ठीक है। अ, कानपुर से भी कुछ निकला है क्या? ये है कानपुर। कानपुर से भी एक उर्दू अखबार निकला है, इसका नाम है सियासत। सियासत जदीद। ये कानपुर से निकला है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का? किस नाम से उर्दू अदब मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? नया तो। और ये करता कौन है? राज्य सूचना विभाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगले सारे हमने उर्दू पत्रिकाएं देखी मैप में, और इनको आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, अवधि का विकास अधोलिखित में से किससे हुआ है? अवधि, ये उपभाषाएं हैं, तो अवधि का विकास किससे हुआ है? आंसर होगा मागधी से। तो यहां से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लिख लेते हैं। इसमें जो जो उपभाषाएं हैं ना, उसको लिख लेते हैं। लिखो जरा। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली, बोली जाने वाली उपबोलियां। उपबोलियां एक तरफ लिखो, और एक तरफ लिखो इनका विकास किससे हुआ है? इनका विकास। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, खड़ी बोली, खड़ी बोली एक उपबोली, इसका विकास किससे हुआ है? तो आप कहोगे शौर सेनी से। ठीक है। जैसे प्रश्न यही पूछ लिया, अवधि का विकास किससे हुआ है? तो फिर मागधी से। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? शौर सेनी से। आपसे हम अगर पूछें कि ब्रज का विकास किससे हुआ है, तब भी आंसर क्या होगा? शौर सेनी से। हम आपसे पूछें कि बताओ, बुंदेली का विकास किससे हुआ है? बुंदेली का विकास भी आप किससे बताओगे? शौर सेनी से। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि भाई आप बताइए, कन्नौजी, कन्नौजी एक उपबोली है, इसका विकास किससे हुआ है? तब भी आप क्या बताओगे? तब भी आप बताओगे शौर सेनी से। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अब आ जाओ अवधि में। अवधि का विकास किससे हुआ? तो अवधि का विकास हुआ मागधी से। कई कई किताबों में अर्ध मागधी भी दिया रहता है। अर्ध मागधी। ठीक है। अब आपने एक उपबोली का नाम सुना होगा, ये शायद बघेल खंड में बोली जाती है। इसका नाम है बघेली। क्या बता सकते हो इसका विकास किससे हुआ है? इसका भी विकास हुआ है अर्ध मागधी से। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जिससे फिल्में बनती हैं अपने उत्तर प्रदेश में, उसमें आ जाते हैं भोजपुरी। ये है मागधी से। इसका विकास किससे हुआ है? मागधी से। ठीक है। यहां तक आप ध्यान रखिएगा, याद करना बड़ा आसान है। ये चारों के चारों तो सेम है, बस इन दोनों पर ध्यान देना है। ये दोनों सेम है, और भोजपुरी तो सबको पता होगा मगध की है, यानी मागधी हो गया। बघेली, बघेल खंड का इलाका मागधी। अवधि, ये भी अर्ध मागधी हो गया, चूंकि वो जो बहराइच वाला पूरा इलाका है, गोंडा बहराइच, ये पूरा अवधि में आता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब जरा अवधि का क्षेत्र देखो। अवधि जो
अ, उपबोली है, ये कहाँ-कहाँ बोली जाती है? इसका क्षेत्र देखो, तो ये रहा हमारा उन्नाव, कानपुर, नहीं ये कानपुर, ये रहा उन्नाव, ये है लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है? और रायबरेली, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, अ, ये है श्रावस्ती, बलरामपुर। इन सारे इलाकों में ये भाषा मतलब ये जो उपबोली है अवधी ये बोली जाती है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोले दे रहा हूँ, जैसे अयोध्या हो गया, श्रावस्ती हो गया, सीतापुर हो गया, और इसके आसपास का क्षेत्र जो उन्नाव है, ठीक है, अभी अभी मैंने पॉइंट्स रखे हैं जिनमें, वो सारे के सारे क्षेत्र जो है वहां अवधि बोली जाती है। तो ये क्षेत्र पूछता नहीं आमतौर पे, बस यहीं तक सीमित रहता है कि इनका विकास किससे हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। कह रहा है कि चंगेलिया नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? चांगेलिया नहीं है, चंगेलिया है, चंगेलिया। तो इसका संबंध है बुंदेलखंड से। इस नृत्य का संबंध कहां से है? बुंदेलखंड से, ठीक है? ये रहा आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में दरअसल कई सारे नृत्य होते हैं, जैसे एक अभी आपने देखा चंगेलिया, ठीक है? एक होता है यहाँ ढीमिराई, ढीमिराई नृत्य। आपने नाम सुना होगा शैतान नृत्य या फिर जवारा नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ होते हैं? बुंदेलखंड में। यही नहीं, बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य भी होता है, और ख्याल नृत्य आमतौर पर पुत्र जन्मोत्सव के समय होता है। यानी जब पुत्र पैदा होता है उसकी खुशी में बुंदेलखंड के लोग ख्याल नृत्य करते हैं। एक नृत्य होता है कुम्हराई, ठीक है? मैं सबको लिख नहीं रहा हूं, आप लिखते रहिएगा। जैसे कुम्हराई, एक जो इम्पोर्टेंट है जो अपने एग्जाम में पूछा जाता है वो हो गया सैरा, या फिर इसको कई किताबों में सौरा भी कहा जाता है, सौरा भी लिखा मिलता है, या फिर सायरा। ये भी कहाँ होता है? बुंदेलखंड। और आमतौर पर ये फसल कटाई के बाद होता है, ठीक है? फसल कटाई के बाद। एक नृत्य होता है जिसको आपने सुना होगा घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य। और ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, मांगलिक मतलब विवाह वगैरह पर। और आपने नाम सुना होगा देवी नृत्य का, ये भी यही बुंदेलखंड का है। एक लिखो राई नृत्य, राई नृत्य। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट बना के आप याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग्स में आ सकता है। राई नृत्य दरअसल ये जन्माष्टमी के समय होता है, और इसे महिलाएं करती हैं। इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन होता है, पुरुष नहीं होते हैं इसमें। और एक यहाँ का काफी फेमस है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका नाम है पाई डंडा। ये नृत्य बुंदेलखंड का है, और इसे बुंदेलखंड के अहीर समाज के लोग करते हैं। और पाई डंडा को बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? जरा इसमें आओ मैप में, बुंदेलखंड और उसके आसपास के इलाकों में और अगर कुछ नृत्य हैं तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे ये है आपका मिर्जापुर, और ये है आपका सोनभद्र। तो मिर्जापुर और सोनभद्र में एक नृत्य होता है, इसका नाम है कर्मा, कर्मा नृत्य। ये खरवाड़ जनजाति करती है, ठीक है? इसी इलाके में एक नृत्य और होता है जिसका नाम है ढर कहरी नृत्य, ठीक है? आपने नाम सुना होगा ठडिया, ठडिया नृत्य भी कहाँ होता है? यहीं इन्हीं इलाकों में। और इसी इलाके में एक नृत्य होता है चौलर, मिर्जापुर सोनभद्र के इलाके में चौलर, चौलर नृत्य, ठीक है? चौलर नृत्य आमतौर पर जब अच्छी फसल और वर्षा की कामना हेतु किया जाता है। और एक और है, इसका नाम देखो, मैं भूल रहा हूँ, सोनभद्र और मिर्जापुर में ही है। इसका नाम है शौरा या शैला, शौरा, शौरा या शैला भी कहा जाता है इसे, शौला या शैला नृत्य, ठीक है? ये भी कहाँ होता है? मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाके में। और इसमें खास बात यह है कि युवक
जो नवयुवक होते हैं, युवक अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं और कमर में बांधते हैं मोरपंख, और इसके बाद होता है नृत्य। नजारे ही अलग होगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले का संबंध देवछठ मेले से है? देवछठ मेला आमतौर पर मथुरा में होता है, ये लगता है। ठीक है। मथुरा से संबंधित और कुछ मेले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको याद कर लेते हैं। एक है कंस मेला। ये चीजें देखो यार, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, ये बस इसका एक ही फंडा है, जैसे मैंने याद किया है कि आप ब्लैंक मैप रखिए और उसमें आप फिल इन द, नहीं मैप होता है तो उनको बार बार भरिए, बार बार लिखिए। ये तभी चीजें याद हो पाएंगी, अदरवाइज इनको बहुत जल्दी दिमाग से स्किप होती हैं सारी चीजें, है ना। देव छठ मेला, आप कौन इसको याद रखेगा? या तो आप मथुरा में रहते हो, मेला जाओ 3-4 बार घूमो, याद हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ भी है, हमें याद रखना है चीजें। और यही मथुरा में एक मेला लगता है, इसका नाम है हरिदास, हरिदास जयंती मेला। ये भी कहाँ है? मथुरा में है। मथुरा में ही एक मेला है, इसका नाम है मुड़िया पूनो मेला। मुड़िया पूनो मेला, ये भी कहाँ है? मथुरा में है। और मथुरा में देवछठ मेला तो लगता ही है, साथ ही साथ जन्माष्टमी मेला भी लगता है, यहाँ श्रावणी मेला भी लगता है। तो खैर, यहाँ तक काफी चीजें हो गई। जरा इसका मैप देखो। मैप में एक जगह दिख रही होगी आपको, ये रहा बदायूं। दिखा? बदायूं। बदायूं में एक मेला लगता है, इसका नाम है ककोरा मेला। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसे आप इंपॉर्टेंट बना के याद रखिए। ककोरा मेला, ये दरअसल जो बदायूं है, देखो ध्यान से देखो, ये है बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है रुहेलखंड। जहां हमारा कर्सर चल रहा है, इसको देखो, ये पूरा रुहेलखंड कहलाता है। तो जो ककोरा मेला है, इसे कहते हैं रुहेलखंड का, रुहेलखंड का मिनी कुंभ। ठीक है, रुहेलखंड का मिनी कुंभ। अब एक यहां से नीचे आओ, कानपुर से जब आप ऊपर बढ़ोगे तो ये मिलेगा कन्नौज, और ये है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में भी एक मेला लगता है, इसका नाम है रामनगरिया, रामनगरिया मेला। ठीक है। और आगरा तो आपको पता ही होगा, ये तो काफी चर्चे हैं इसकी, मैंने काफी बार चर्चा कर दिया है। आगरा, रिवीजन के तौर पर देख लो। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। गणगौर मेला आगरा में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। ठीक है, चलिए याद करिए इनको। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले का चयन करिए। मऊ नहीं है, भदोही नहीं है, सबसे कम कहाँ है? ये तो सबसे ज्यादा वाला हो गया, चित्रकूट। तो जरा देखो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कहाँ कहाँ है सबसे कम, इनको लिख लेते हैं। इनमें 3 जिले आते हैं, एक तो आ गया चित्रकूट, और एक कौन आता है? 3 जिले आते हैं, चित्रकूट हो गया, और कौन है? और है श्रावस्ती, और है एक, इसका नाम है, इसका नाम बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये देखो आप, महोबा, महोबा। ठीक है। तो विधानसभा की उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटें कहाँ कहाँ हैं? चित्रकूट में है 2 सीटें, श्रावस्ती में है 2 सीटें, और महोबा में भी विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ सबसे कम है। और अगर हम पूछें आपसे कि बताओ यूपी विधानसभा में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सीटें कितनी हैं, कहां पर हैं? तो 12 सीटें हैं, ये है प्रयागराज में। ठीक है, 12 सीटें प्रयागराज में। क्लियर है? मैप में देखो इनको जरा, और 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये रहा आपका सहारनपुर, ये है आपका शामली, ये है आपका, क्या नाम है इसका, शामली के बाद कौन आएगा? बागपत। और ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद से कुछ फैक्चुअल डेटा बनता है, और इनको देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मतदाताओं की दृष्टि से बताइए
सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ये कौन सा है? तो बताओगे आप, यही है गाजियाबाद। ठीक है। हाँ, गाजियाबाद। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछे कि मतदाताओं की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा, भी कौन होगा? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में, यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? सीटें हैं 100। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब सीटें कितनी थी? 108। लेकिन जब अलग हो गया तो सीटें कितनी बची? 100। ठीक है। फिर बताओ, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। क्या बता सकते हो इन 80 सीटों में एससी का रिजर्वेशन कितना है? एससी को कितनी सीटें दी गई हैं और एसटी को कितनी सीटें दी गई हैं? ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है। फिर से देख लो। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100। जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उस समय 108 सीटें थी। फिर 8 कम हो गई, 100 बची। उत्तराखंड जब अलग हो गया। यूपी में राज्यसभा की सीटें 31 हैं। यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं 80, उसमें एससी को कितनी आरक्षित की गई हैं और एसटी को कितनी आरक्षित की गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए स्थलों में किस स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है? और ये आपको रामसर स्थल दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल हैं कितने? रामसर स्थल यूपी में अपने 10 हैं। और हालांकि इनके क्षेत्रफल तो देखो, मुझे भी पूरे याद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें एग्जाम में सहायता करती हैं। जैसे आपने अगर ये याद किया होगा कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है रामसर स्थल, तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है। और हमें आंसर ही टिक करना है। तो इसमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है? ये रहा नवाबगंज पक्षी विहार। लगभग 2 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है ना? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। अब जरा इसको मैप में देखो, रामसर स्थल। रामसर स्थल। ठीक है। अ, नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ है? ये है कानपुर नगर, उन्नाव। उन्नाव। और यहाँ है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। अभ्यारण्य। इसको आप नोट करते रहिए, और ये आपको याद भी करना है कौन से अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है। आप इधर की तरफ आइए, ये रहा आपका गोंडा। गोंडा। यहाँ भी एक पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ भी एक रामसर स्थल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। और इटावा कहाँ है? इटावा है ये, और इसके ठीक ऊपर ये रहा आपका मैनपुरी। ये रहा आपका मैनपुरी। मैनपुरी में कौन सा है रामसर स्थल? यहाँ है समान पक्षी अभ्यारण्य। ये भी एक रामसर स्थल है। इसके बाद आपको ये रहा उन्नाव। उन्नाव के बाद ये है लखनऊ। लखनऊ के बाद ये है आपका रायबरेली। रायबरेली। रायबरेली में भी एक है रामसर स्थल। इसका नाम बताइए। इसका नाम है समसपुर। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। अच्छा, उत्तर की तरफ चलो, उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा आपका सहारनपुर, और ये है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में कोई रामसर स्थल है क्या? हाँ है। कौन सा है? हैदरपुर आर्द्र भूमि। ठीक है। और ठीक यहां से नीचे की तरफ आओ, लखनऊ कहाँ है? लखनऊ। ये है कानपुर, ये है आपका उन्नाव, और ये है लखनऊ। लखनऊ की जब ठीक ऊपर बढ़ोगे यहाँ पे, तो ये है हरदोई। हरदोई। हरदोई में भी है क्या कोई रामसर स्थल? हाँ है। कौन सा है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। क्लियर है यहाँ? मैनपुरी देख लिया था आपने। ये रहा मैनपुरी, और ये रहा आगरा, और ये है आपका इटावा। ये है इटावा। इटावा में भी कोई पक्षी कोई है रामसर स्थल? इटावा। हाँ। कौन सा है? सरसई नवर। सरसई नवर। क्लियर है। और ये जो मुजफ्फरनगर है,
मुजफ्फरनगर के ठीक नीचे जब आओगे तो आपको मिलेगा मेरठ, मेरठ के यहाँ मिलेगा हापुड़, हापुड़ के नीचे बुलंदशहर। तो जो ये वाला क्षेत्र है हापुड़ बुलंदशहर वाला, यहीं पर हापुड़ बुलंदशहर का क्षेत्र, यहीं पर एक जगह है ब्रज घाट से नरौरा, यहां तक विस्तारित है एक रामसर स्थल, उसका नाम है ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा, और सबसे पहला भी यही था, ऊपरी गंगा रामसर स्थल, ठीक है, वेटलैंड। ये कहाँ है? ये नरोड़ा से, ब्रज घाट से नरोड़ा तक है। अब जरा एक छूट गया है, आगरा। ये आगरा के लिए तो जगह भी नहीं बची है, यहीं लिख लेते हैं आगरा को, इस जगह। ये है आगरा, ठीक है। आगरा में कोई है रामसर स्थल? हाँ, सूर सागर। सूर सागर रामसर स्थल कहाँ है? आगरा में है, ठीक है। और यही कीठम झील भी है। और एक कितने हो गए जरा गिनो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नौ हो गए, एक बचा। एक ये छूट रहा है, ये वाला इलाका। ये है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, ठीक है। तो संत कबीर नगर में कौन सा है रामसर स्थल? इसका नाम है बखीरा पक्षी अभयारण्य। बखीरा झील भी यहीं पर है। तो ये हो गए आपके 10 के 10 रामसर स्थल, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर था 10वां। तो आज यहीं तक रखते हैं। हमारे इतिहास के जो लेक्चर हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन इतिहास के, उनमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बीच में ऐड किए जा रहे हैं। अर्थात जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं, तो उसमें हो सकता है 1 से 2 दिन लगे। और इसके बाद फिर वो लेक्चर्स कंटिन्यू आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।